मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था और इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम था वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पूरा हुआ था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, उसी में मैंने आपको प्रतिवर्ती क्रिया को परिभाषा बताई थी, उसको परिभाषित किया था और साथ ही मैंने बताया था प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। आज का अपना टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि। किस तरह से प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इसको हम मैकेनिज्म कहते हैं या क्रिया विधि कह देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रतिवर्ती क्रियाएं या हमारे अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये वास्तव में क्या होते हैं। इनमें मैंने आपको बोला था कि यदि शरीर में किसी उद्दीपन के कारण होने वाली स्वतः तीव्र अनैच्छिक क्रिया होती है तो उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कह देते हैं। अब ये देखिए होते कैसे हैं ये यहाँ पर बताना है। अब इसमें बताने के पीछे जो क्रिया है, रीजन है, मैकेनिज्म है, उसका मेन पर्पस ये है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया में, और मैंने आपको बताया था कि जैसे आपने कोई भी चीज को पहले आरंभ में सीखने के बाद आपने उसको अनुभव में लिया, अनुभव के बाद वो आपके ब्रेन में एक तरह से मेमोराइज हो जाती है, स्थापित हो जाती है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो मन है, ब्रेन है, अचेतन अवस्था में कार्य कर सकता है। ठीक इसी तरह से मैंने इसमें भी बताया था कि जो सरल अप्रतिबंधित क्रियाएं होती हैं ये जन्मजात होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, और इनमें भी बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और आपने पैर को उसको गुदगुदाना शुरू कर दिया और वो एकदम से पैर को झटक देता है तो ये संवेदना या उद्दीपन कहीं कहीं से उसकी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं और तब स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद वो वापस जो विश्लेषित सूचना है या आवेग या पुनः प्रभावी अंग तक पहुंचता है और तब उसके प्रति वह पार्ट या अंग उससे बचने के लिए क्या करता है, अनुक्रिया करता है या रेस्पॉन्स कर रहा होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे शरीर का कोई भी अंग, चाहे हाथ हो, पैर हो, त्वचा हो, उस पर कोई एसिड गिर जाता है, उसमें कोई कांटा चुभ जाता है या उसमें कोई पिन चुभ जाती है, तो वो जो वहां पर उद्दीपन होता है उस उद्दीपन को संवेदी अंग क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और संवेदी अंग जब ग्रहण कर लेते हैं तो उन संवेदी अंगों से उन्हें संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा ग्रहण कर पृष्ठमूल से होते हुए कहां पर पहुंचा दिया जाता है, मेरु रज्जु के ग्रे मैटर में या मेरु रज्जु के धूसर द्रव में पहुंचा दिया जाता है। और धूसर द्रव में पहले से ही सह संबंधक तंत्रिकाएं होती हैं, या हम ये कह सकते हैं वहां पर एसोसिएट नर्व पहले से ही पाई जा रही होती हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब धूसर द्रव में वह उद्दीपन पहुंच जाता है, परिवर्तन पहुंच जाता है, सूचना पहुंच जाती है, तो वहां पर उसका विश्लेषण होता है और जो सह संबंधक तंत्रिकाएं होती हैं ये तंत्रिकाएं उस उद्दीपन को आवेग के रूप में प्रेरक तंत्रिकाओं को स्थानांतरित कर देती हैं। और प्रेरक तंत्रिकाएं क्या करती है, फिर आधार मूल से होते हुए इन आवेगों को प्रभावी अंग तक पहुंचा देती हैं और तब प्रभावी अंगों की पेशियां अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हुए क्या करते हैं, वहां से अपने आप को हटा लेती हैं। इस कारण से व्यक्ति घातक संवेदनाओं से अपना बचाव कर लेता है या घातक संवेदना से बच जाता है। ठीक है। अब इसी को और ज्यादा सिंप्लीफाइड हम करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बताना होगा, जब हमारे हाथ में कोई पिन या कांटा चुभता है या हाथ किसी अम्ल से जल जाता है या आग से जल जाता है, तब उन उद्दीपन को
या तब हाथ से उन उद्दीपन को संवेदी तंत्रिकाएं ग्रहण कर पृष्ठ मूल से होते हुए उन संवेदनाओं को मेरु रज्जु के धूसर द्रव में पहुंचा देती हैं, जहां पर इन उद्दीपन या संवेदनाओं का विश्लेषण होता है और फिर विश्लेषण के पश्चात इन विश्लेषित संवेदनाओं या उद्दीपनों को एसोसिएट नर्व्स या सह संबंधक तंत्रिकाएं कहां पर स्थानांतरित कर देती है? प्रेरक तंत्रिकाओं को। और तब प्रेरक तंत्रिकाएं इन आवेगों को आधार मूल से होते हुए प्रभावी अंगों की पेशियों तक स्थानांतरित करती हैं और तब प्रभावी अंगों की पेशियां संकुचित होकर अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हुए या अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हुए संकुचित होकर अपने आप को वहां से हटा लेती हैं। इस कारण से व्यक्ति घातक संवेदनाओं से बच जाता है। ठीक है, इस तरह से उनका क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है या संवेदनाएं पहुंचती हैं और आती हैं। अब जैसे मैंने हाथ का एग्जांपल दिया, सपोज करिए ये मेरा हाथ है, यहाँ मैंने पिन चुबा दी या यहाँ एसिड गिर गया, ये हाथ आग से जला, तो आप बताइए अगर आप आग से नहीं हटाएंगे हाथ को तो और ज्यादा जलता रहेगा ना। इसीलिए यहाँ पर ये जो हाथ है ये तो संवेदी अंग का काम करेगा, और जो यहाँ पर उद्दीपन है, परिवर्तन है, संवेदना है, जो पिन चुभ रही है या जल रहा है, इस संवेदनाओं को संवेदी तंत्रिकाएं लेकर के पृष्ठ मूल से होते हुए कहां पर पहुंचा देती है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु के धूसर द्रव में, और मेरु रज्जु के धूसर द्रव में उनका विश्लेषण हो जाता है। तब से संबंधक तंत्रिकाएं इसको प्रेरक तंत्रिकाओं को पहुंचा देती हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं आधार मूल को बनाती हैं, आधार मूल से होती हुई उन आवेगों को इन प्रभावी अंगों में वापस लेके आ जाती हैं, और ये प्रभावी अंग का मतलब है यही तो प्रभावित हो रहा है। और तब यहाँ पर जब वापस आती हैं तो ये जो हमारी पेशियां होती हैं, ये पेशियां संकुचित होते हुए अनुक्रिया को दर्शाती हैं, और जब पेशियां संकुचित होंगी तो वहां से हाथ आराम से रिमूव हो जाता है, हट जाता है, अर्थात हम घातक संवेदनाओं से बच जाते हैं या बचा लेते हैं। ठीक है, ये क्रिया बहुत ही तीव्र या बहुत ही शीघ्रता के साथ हो रही होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सेकंड होता है उसका भी ये बहुत छोटा सा पार्ट में ये सारी चीज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे हम ये कह रहे होते हैं कि संवेदी जो अंग होते हैं और जो प्रभावी अंग होते हैं, इन दोनों के बीच का जो मार्ग होता है, पैसेज होता है, रास्ता होता है, इसको मेरु तंत्रिका या मेरु प्रतिवर्ती चाप कह देते हैं। अर्थात हम कह रहे होते हैं संवेदी अंगों से लेकर प्रभावी अंगों तक के संपूर्ण पथ या मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। अर्थात इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक हेडिंग दे सकते हैं, और उस हेडिंग का नाम होता है मेरु प्रतिवर्ती चाप, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा होता है, संवेदी अंगों से लेकर, या तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के दौरान संवेदी अंगों से लेकर प्रभावी अंगों तक के संपूर्ण पथ या मार्ग को प्रतिवर्ती चाप या मेरु प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, जो कई अंगों से या कई तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पर हम सबसे पहले लिख रहे होते हैं संवेदी अंग। संवेदी अंग की परिभाषा क्या होती है? शरीर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो बाह्य वातावरण से उद्दीपन या परिवर्तन को ग्रहण करती हैं, उन संरचनाओं को संवेदी अंग कहा जाता है। उद्दीपन का मतलब होता है चेंजेस, परिवर्तन। ठीक है,
जैसे यहाँ पर अपना हाथ है और इस हाथ में बाहर से आकर के कोई पिन चुभ रही है, तो पिन चुभ रही है तो ये तो उद्दीपन क्रिएट हो गया ना, स्टिमुलस। और ये जो यहाँ पर हाथ है ये किसका काम कर रहा है? संवेदी अंग का काम कर रहा है। कहाँ से ले रहा है संवेदना को? बाह्य वातावरण से। अर्थात हम कह सकते हैं शरीर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो बाह्य वातावरण से उद्दीपन या संवेदनाओं को या परिवर्तनों को ग्रहण करती हैं, उन संरचनाओं को ही हम संवेदी अंग कह देते हैं। अर्थात दीज आर कॉल्ड एज सेंसरी ऑर्गन्स। दूसरा आता है इसके पश्चात संवेदी तंत्रिकाएं या संवेदी कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं या संवेदी कोशिकाएं वे तंत्रिकाएं या वे कोशिकाएं होती हैं जो संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण कर कहां पर पहुंचाती हैं? मेरु रज्जु के धूसर द्रव में पहुंचा देती हैं। उन्हें हम संवेदी तंत्रिकाएं या संवेदी कोशिकाएं कह देते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो वे तंत्रिकाएं या कोशिकाएं जो संवेदी अंगों से संवेदनाओं को या उद्दीपनों को ग्रहण कर कहां पर पहुंचाती हैं? मेरु रज्जु या मेरु रज्जु के धूसर द्रव में पहुंचाती हैं। उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं या संवेदी कोशिकाएं कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आती हैं सह संबंधक तंत्रिकाएं। मेरु रज्जु के धूसर द्रव में पाई जाने वाली वे तंत्रिकाएं जो संवेदी तंत्रिकाओं से प्राप्त संवेदनाओं को ग्रहण कर उन्हें आवेगों या इम्पल्स के रूप में प्रेरक तंत्रिकाओं को स्थानांतरित करती हैं, उन्हें सह संबंधक या एसोसिएट नर्व्स कह दिया जाता है। इसके पश्चात आता है प्रेरक तंत्रिकाएं। वे तंत्रिकाएं जो मेरु रज्जु के धूसर द्रव से विश्लेषित आवेगों को ग्रहण कर प्रभावी अंगों तक पहुंचाती हैं, उन्हें प्रेरक तंत्रिकाएं कहा जाता है। इसके पश्चात आती हैं प्रभावी अंग, इफेक्टर ऑर्गन्स। वे अंग या वे संरचनाएं जो प्रेरक तंत्रिकाओं से प्राप्त आवेगों के पश्चात अनुक्रिया या रेस्पॉन्स प्रदर्शित करती हैं या दर्शाते हैं, उन्हें प्रभावी अंग कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरी की पूरी प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि को आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए, इस क्रिया विधि को अगर हम चाहें तो एक डायग्राम के द्वारा भी इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये डायग्राम इसमें मस्ट है। अगर ये डायग्राम आप एक बार समझ लेंगे तो इस डायग्राम की सहायता से पूरी की पूरी प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसीलिए इसमें जो डायग्राम है या जो ये फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक होता है, जो किसको दर्शा रहा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि को। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसमें मैंने आपको हेडिंग दे रखा है प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि। सिंपल वे में देखिए, मैंने बताया था जब हाथ में कोई पिन चुभती है या कोई कांटा चुभता है या हाथ अम्ल द्वारा जल जाता है या किसी आग के द्वारा जलता है, तब हाथ से इन उद्दीपनों को संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा पृष्ठमूल से होते हुए मेरु रज्जु के धूसर द्रव में पहुंचाया जाता है, जहां इनका विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, और फिर इन आवेगों को सह संबंधक तंत्रिकाएं प्रेरक तंत्रिकाओं को स्थानांतरित कर देती हैं।
ये प्रेरक तंत्रिकाएं आवेगों को अधर मूल से होते हुए प्रभावी अंग मीन्स हाथ की पेशियों में पहुंचाती है। तब प्रभावी अंग की पेशियां अनुक्रिया दर्शाते हुए संकुचन के द्वारा अपने आप को हटा लेती हैं। इस प्रकार व्यक्ति घातक संवेदनाओं से बच जाता है या लीथल संवेदनाओं से बच जाता है। ठीक है, अगर ये क्रिया नहीं होगी तो वहां पेन चुभी रहेगी, कांटा चुभा रहेगा, हाथ जलता रहेगा, तो ज्यादा उस पर बैड इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। घातक संवेदना उसके लिए और ज्यादा घातक हो सकती हैं। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ये नेचुरल फंक्शन होता है या ये नेचुरल मैकेनिज्म पाई जाती है जो बहुत ही तीव्रता के साथ होती है। मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड के भी बहुत छोटे से भाग में ये क्रिया संपन्न हो जाती है या कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि सेकंड के भी बहुत छोटे भाग में जब ये पूर्ण हो रही है तो इसका मतलब कितनी तीव्रता के साथ ये क्रिया होती होगी। जब हम चलते हैं तो आपने देखा है जैसे ही कांटा चुभता है पैर अपने आप हट जाता है। क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रिया है, बिना सोचे समझे ही आपने देखा होगा उस घातक संवेदना से वो अपने आप को बचाने का काम करता है। अब देखिए दूसरी चीज मैंने आपको बताया था मेरु प्रतिवर्ती चाप। इस मेरु प्रतिवर्ती चाप का सिंपल अर्थ होता है कि संवेदी अंगों से लेकर के जो प्रभावी अंग होते हैं वहां तक जो संपूर्ण पथ या मार्ग होता है उस पथ या मार्ग को हम प्रतिवर्ती चाप कह देते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान संवेदी अंग से लेकर प्रभावी अंग तक के पथ या मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना होता है। इसमें निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पहला यहां पर बता रखा है संवेदी अंग। मैंने आपको अभी अभी बताया था शरीर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो बाह्य वातावरण से उद्दीपन या परिवर्तनों को ग्रहण करती हैं संवेदी अंग कहलाती हैं। ठीक है, इसके पश्चात संवेदी तंत्रिकाएं या फिर संवेदी कोशिकाएं, वे तंत्रिकाएं जो संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण कर मेरु रज्जु तक पहुंचाती हैं उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहा जाता है या वे संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है एसोसिएट नर्व्स जिनको हम सह संबंधक तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं मेरु रज्जु के धूसर द्रव में उपस्थित होती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? मेरु रज्जु के धूसर द्रव में। देखिए ये दिखाई दे रही है, ये क्या है? मेरु रज्जु का कौन सा द्रव है? धूसर, जो एच या तितली आकार दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए तथा संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा प्राप्त संवेदनाओं को आवेगों के रूप में चालक तंत्रिकाओं या प्रेरक तंत्रिकाओं को स्थानांतरित कर देती हैं। सह संबंधक तंत्रिकाएं कहलाती हैं या एसोसिएट नर्व्स कहलाती हैं। इसके पश्चात आता है चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं। चालक तंत्रिकाएं या प्रेरक तंत्रिकाएं आवेगों को कहां पर लेके जा रही होती हैं? प्रभावी अंगों तक लेके जाती हैं। अर्थात वे तंत्रिकाएं जो मेरु रज्जु से विश्लेषित सूचना या आवेगों को अधर मूल के द्वारा प्रभावी अंगों तक पहुंचाती हैं उन्हें चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है प्रभावी अंग। प्रभावी अंग में क्या होगा? ये अंग चालक तंत्रिकाओं के द्वारा प्राप्त आवेगों के पश्चात, जो चालक तंत्रिकाएं इनको आवेग देती हैं उनके पश्चात ये क्या करते हैं? अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं को हम क्या कह रहे होते हैं? प्रभावी अंग। अर्थात जब
प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा विश्लेषित आवेगों को प्रभावी अंगों में पहुंचाया जाता है। तो जो प्रभावी अंग होते हैं, इन प्रभावी अंगों की पेशियां क्या करती हैं? अनुक्रिया प्रदर्शित करते हुए संकुचन करती हैं और उस संकुचन के कारण वहां से अपने आप को हटा लेती हैं, जिससे व्यक्ति घातक संवेदनाओं से बचा रहता है या अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा डायग्राम, यहां पर ये आपको एक गोल सी संरचना दिखाई दे रही है। इस गोल सी संरचना का क्या नाम है? इस गोल सी संरचना को हम कह रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। मैंने आपको बताया था जब मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको कहा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये वास्तव में मेडुला ऑब्लोंगेटा का मॉडिफिकेशन होता है। जो हमारे पश्चिम मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा ट्रायंगुलर होता है। ये हमारी खोपड़ी के महारंध्र से, जो महारंध्र डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, उस महारंध्र से निकलकर एक बेलनाकार मोटे धागे के समान संरचना में परिवर्तित हो जाता है और रीढ़ की हड्डी के मध्य में पूरी लंबाई में पड़ा होता है। उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि जिस प्रकार से ब्रेन के ऊपर 3 तानिकाएं या झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी 3 तानिकाएं या झिल्लियां पाई जाती हैं, जिनको हम ड्यूरामेटर, एरिग्नॉइड एंड पाइयामेटर कह देते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी 3 तानिकाएं होती हैं। सबसे बाहरी ड्यूरामेटर, मध्य की एरिग्नॉइड और इनर मोस्ट होती है पाइयामेटर। जिस प्रकार से हमारे ब्रेन की गुहाओं में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस मेरुरज्जु की गुहा में क्या भरा होता है? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है, जो इसको नम बनाए रखता है और बाहरी आघातों से इसको बचाता है। जिस तरह से ड्यूरामेटर और एरिग्नॉइड के बीच में सबड्यूरल कैविटी बनती है, एरिग्नॉइड और पाइयामेटर के बीच में सब एरिग्नॉइड कैविटी बनती है, इन दोनों कैविटी के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कह देते हैं। आगे फिर मैंने बताया था कि जब हम मेरुरज्जु की टीएस काटते हैं तो इसमें हमें 2 तरह के द्रव दिखाई देते हैं। एक तो केंद्रीय वाले भाग में अंदर की तरफ द्रव दिखाई दे रहा होता है जो ग्रे मैटर होता है, और उसके चारों तरफ कौन सा मैटर होता है? व्हाइट मैटर होता है, श्वेत द्रव होता है। ग्रे मैटर या तो तितलियाकार या एच के आकार का होता है, जिसमें 2 सुरंग बन जाते हैं। एक सुरंग बनता है जिसको पृष्ठ सुरंग कह रहे होते हैं, दूसरे को अधर सुरंग कह रहे होते हैं। इसी तरह से 2 पृष्ठ सुरंग होते हैं और 2 अधर सुरंग होते हैं। इसमें पाया जाने वाला जो पृष्ठ सुरंग होता है ये पृष्ठ मूल बनाता है। क्या बना रहा होता है? ये पृष्ठ मूल बना रहा होता है, ये वाला पार्ट बना रहा होता है। इधर भी इसी तरह से ये पार्ट बन जाता है। और ये जो पृष्ठ मूल होता है ये संवेदी तंत्रिकाओं से बना होता है। कौन सी तंत्रिकाओं से? संवेदी तंत्रिकाओं से बना होता है। इसी प्रकार से इसमें 2 आधर सुरंग होते हैं, और ये जो आधर सुरंग होते हैं इनको हम वेंट्रल हॉर्न कह रहे होते हैं। ये वेंट्रल हॉर्न किसको बनाते हैं? वेंट्रल रूट को बनाते हैं या आधर मूल को बनाते हैं। और जो आधर मूल होती है ये प्रेरक तंत्रिका के द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा बनी होती है? प्रेरक तंत्रिका के द्वारा बनी होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये केंद्रीय नलिका दिखाई दे रही होती है, और ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रे मैटर है। इस ग्रे मैटर के अंदर ये एसोसिएटेड या एसोसिएट नर्व्स पाई जाती हैं, जिनको हम सह संबंधक तंत्रिका कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया?
इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर की तरफ मध्य अधर खांच, मध्य पृष्ठ खांच जो कम गहरी होती है, और जो अधर वाले पार्ट में होती है ये खांच ज़्यादा गहरी होती है, इसको हम मिड वेंट्रल फिशर कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। इसके पश्चात मैंने आपको जब शुरुआत करी थी कि जब हमारे हाथ में कोई पिन चुभती है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये सपोज करिए यहाँ पर ये हैंड है, मसल्स ऑफ हैंड, ये हाथ है, और इस हाथ के अंदर क्या हुआ, या तो पिन चुभा दी गई, या इसके ऊपर एसिड गिर गया, या इसमें कोई नुकीली चीज चुभ गई, कोई कांटा चुभ गया, या ये आग से जला हुआ है, तब ये जो हाथ है यहाँ पर, ये हाथ किसका काम करेगा, संवेदी अंग का काम करेगा। इस हाथ को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, संवेदी अंग बोलेंगे। और इस संवेदी अंग में जब कोई भी यहाँ पर एसिड गिरता है या पिन चुबाई जाती है, तो जो उद्दीपन होते हैं वो उद्दीपन कहाँ पर चले जाते हैं, संवेदी अंग में। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि शरीर में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो बाह्य वातावरण से उद्दीपन या परिवर्तनों को ग्रहण करती हैं, उन्हें संवेदी अंग कह दिया जाता है। तो जब इस पर यहाँ से पिन चुबाई जा रही है तो ये उद्दीपन बाह्य वातावरण से आ गया, हाथ यहाँ संवेदी अंग के रूप में काम कर रहा है, अर्थात ये संवेदी अंग ने संवेदनाएं या उद्दीपन को ग्रहण कर लिया। अब देखिए इस संवेदी अंग से जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं या जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, संवेदनाओं को लेके चलती हैं, और ये संवेदनाओं को लेकर के किसमें प्रवेश कर जाती हैं, पृष्ठमूल में, और पृष्ठमूल से होते हुए ये संवेदनाओं को कहाँ पर पहुंचा देती हैं, मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर का मतलब क्या होगा, धूसर द्रव में पहुंचा देती हैं। और जब ये संवेदना धूसर द्रव में आ जाती है तो ये धूसर द्रव में इन संवेदनाओं का विश्लेषण होता है, और इन संवेदनाओं का जब विश्लेषण हो जाता है या सूचनाओं का विश्लेषण हो जाता है तो हम इन्हें आवेग या इम्पल्स कहना शुरू कर देते हैं। वैसे तो देखिए किसी भी तंत्रिका के अंदर कोई भी सूचना जैसे ही प्रवेश करती है वैसे ही हम उसको आवेग या इम्पल्स कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर ये जो ग्रे मैटर है ये इनकी विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, विवेचना करेगा, और विवेचना करने के पश्चात क्या करेगा, ये जब विवेचना यहाँ कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ एसोसिएट जो नर्व्स होती हैं या सह संबंधक तंत्रिकाएं होती है, ये इस ग्रे मैटर से उन आवेगों को कहाँ पर स्थानांतरित कर देती हैं, प्रेरक तंत्रिकाओं में। प्रेरक तंत्रिकाएं यहाँ से जब निकलेंगी तो ये कौन से वाले मूल का निर्माण कर रही होती हैं, आधार मूल का निर्माण कर रही होती हैं, वेंट्रल रूट बनाती हैं, और तब ये यहाँ से प्रेरक तंत्रिकाएं विश्लेषित आवेगों को लेकर के आधार मूल से होते हुए इन आवेगों को कहाँ पर पहुंचाती हैं, वापस उसी हाथ में पहुंचा देती है। और उस हाथ को हम उस समय कौन सा अंग कहेंगे, प्रभावी अंग कहेंगे। कौन सा अंग बोलेंगे, प्रभावी। अरे भाई जला है या पिन चुबाई गई है वो हाथ में ही तो है, तो प्रभावित होने वाला अंग क्या हुआ, हाथ। जब यहाँ वापस सूचना या आवेग इस प्रभावी अंग में पहुंच जाते हैं तो इस हाथ की जो पेशियां होती हैं वो पेशियां क्या करती हैं, रिएक्शन, रेस्पॉन्स, अनुक्रिया, और वो संकुचित होकर के इस अनुक्रिया को प्रदर्शित कर रही होती हैं। और जब यहाँ पेशियों में संकुचन होने लगता है तो ये जो संकुचन होगा तो हाथ क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, अर्थात उस पिन से दूर हो जाएगा, या उस एसिड से दूर हो जाएगा, या उस जलती हुई आग से दूर हो जाएगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है वह अपने को घातक संवेदनाओं से बचा लेता है। ठीक है, अब देखिए इसके पश्चात ये तो यहाँ पर पृष्ठमूल है, इसमें तो ये संवेदी तंत्रिका हो गई, ये अधर मूल है, इसमें प्रेरक तंत्रिका हो गई, ये यहाँ पर कौन सा हो गया, संवेदी अंग हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, संवेदी। ठीक है, और ये यहां पर क्या हो गया बताओ, देखो ये प्रभावी अंग हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसके पश्चात यहां से लेकर के संवेदी अंग से लेकर के ये पूरा का पूरा रास्ता, पूरा का पूरा पथ यहां से लेकर के और यहां तक
यहाँ से चलते आइए कहाँ तक पहुँच जाए, प्रभावी अंग तक। अर्थात संवेदी अंग से लेकर के प्रभावी अंग तक के संपूर्ण पथ या मार्ग को क्या बोला जाता है, मेरु प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरु प्रतिवर्ती चाप। तो मेरु प्रतिवर्ती चाप का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये पूरा का पूरा रास्ता और ये पूरा आधार मूल का रास्ता, ये संपूर्ण रास्ते को ही हम क्या कह रहे होते हैं, प्रतिवर्ती चाप कह रहे होते हैं। इसलिए हम इसमें कह रहे होते हैं कि संवेदी अंग से लेकर प्रभावी अंग तक जो संपूर्ण पथ होता है, जो संपूर्ण मार्ग होता है, उसे मेरु प्रतिवर्ती चाप कह देते हैं। जो किससे बना हुआ है, तंत्रिकाओं से। देखो आप पृष्ठमूल में तंत्रिका है कि नहीं, आधार मूल में तंत्रिका है कि नहीं। पृष्ठमूल में जो तंत्रिका है वो संवेदी तंत्रिका कहलाती है और आधार मूल में जो तंत्रिका है वो कौन सी तंत्रिका कहला रही होती है, प्रेरक या चालक तंत्रिका कहला रही होती है। इस तरह से हम इस डायग्राम के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि को आसानी से समझा सकते हैं, आसानी से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्या नाम दिया था चैप्टर का, मानव का तंत्रिका तंत्र, जिसमें मैंने आपको बताया था 3 प्रकार का तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में मैंने आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन बताया था। स्पाइनल कॉर्ड का टीएस काट के अलग बताया था और इसके पश्चात आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो कपाल से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं उनको कपाली तंत्रिकाएं और जो मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं वो मेरु तंत्रिकाएं। कपाली तंत्रिकाएं 12 जोड़ी, मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी, ये मिल करके परधीय तंत्रिका तंत्र को बना लेती हैं। और इसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बताया था, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और किससे बना होता है, परानुकंपी। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, शरीर के आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करते हैं। पूरी तरह से चालक तंत्र होता है, प्रेरक तंत्र होता है। लैंगले वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था, ये शरीर में हमेशा संतुलन बनाए रखने का काम कर रहा होता है। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा, प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार और प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार के पश्चात प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि। इस प्रकार ये संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, ओके।